आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार एसएससी में 75 प्रश्न जनरल नॉलेज और साइंस से पूछे जाते हैं, साथ साथ इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होता है। तो हम यहाँ पर उन 75 सवालों को देखेंगे जो बिहार एसएससी के पैटर्न पर आधारित हैं, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। जिसमें कि पहले सेक्शन में जनरल नॉलेज का 1 से लेके 40 तक के प्रश्न हैं। तो हम पहला प्रश्न यहाँ देखेंगे, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोअर नामक 4 अलग-अलग झरने हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कहीं ऊंचाई से, पहाड़ से, पर्वत से, पहाड़ी से पानी नीचे गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण करता है। लेकिन कभी-कभी किसी जलप्रपात में अनेक धाराओं के मिलने से जलप्रपात बनता है। तो किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोअर नामक 4 अलग-अलग झरने हैं? इसका आंसर होगा जोग जलप्रपात। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जोग जलप्रपात जो है, ये 4 झरनों के मिलने से बना है। पहला राजा है, रानी, रॉकेट और रोअर। तो 4 जलप्रपात यहाँ पर है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, राजा, रानी, रॉकेट और रोअर। इन 4 जलप्रपात को सम्मिलित रूप से जोग जलप्रपात कहा जाता है। तो जोग जलप्रपात, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, शरावती नदी पर। शरावती नदी पर है और इसका हाइट आप लोग को पता होगा कि 253 मीटर है। हालांकि भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है उसका नाम आप लोग को पता होगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कुंचिकल जलप्रपात भी कर्नाटक में ही पड़ता है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में ही है। और साथ में इसका जो हाइट है वो करीब 455 मीटर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है और कुंचिकल जलप्रपात भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में ही है। अब इसमें अगर आपको बिहार में पूछ दिया जाए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो आपको पता होगा कि बिहार में ककोला जलप्रपात है, जो बिहार के नवादा जिले में है और ये करीब-करीब 50 मीटर ऊंचा है। इसमें विकल्प में और भी दूसरे जलप्रपात के नाम दिए गए हैं, जैसे कि अथिरापल्ली जलप्रपात, ये भी केरल में ही पड़ता है। दूध सागर जलप्रपात, ये आपको पता होगा गोवा में है। और हिरनी जलप्रपात, ये झारखंड में है। हिरनी जलप्रपात झारखंड में है। तो सभी को हम ध्यान रखेंगे जो भी जलप्रपात से संबंधित तथ्य है। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, अर्थात आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारत में अगर वित्तीय क्षेत्र में देखा जाए तो पिछले वर्ष का जो प्रदर्शन है उसको दिखाने के लिए या उसके समीक्षा को ही आर्थिक समीक्षा कहा जाता है। अर्थात पिछले साल सरकार कौन-कौन से निर्णय लिया और किस पर कितना खर्च किया, कितना पैसा मिला और कितना खर्च किया, आय और व्यय का जो स्थिति है उसी को आर्थिक समीक्षा कहा जाएगा। तो पिछले वर्ष का जो आर्थिक प्रदर्शन है, प्रदर्शन के बजाय आप ये समझें कि पिछले साल का जो आर्थिक प्रदर्शन है उसके समीक्षा को ही आर्थिक समीक्षा कहा जाता है। तो आर्थिक समीक्षा जारी किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। आप लोग को पता होगा कि बजट से 1 दिन पहले बजट से 1 दिन पहले आर्थिक समीक्षा जारी किया जाता है। हालांकि पहले 1950 से अगर हम लोग देखें तो 1964 तक बजट के साथ ही आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया जाता था, बजट के साथ ही। उसके बाद इसको अलग-अलग कर दिया गया, 1 दिन पहले जो है कर दिया गया। तो इसको तैयार किया जाता है
जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, उनके देख रेख में ही तैयार होता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के देख रेख में इसको तैयार किया जाता है और प्रस्तुत करने का जो कार्य है संसद में, वो वित्त मंत्री करते हैं। तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसमें पिछले साल का आप समझें कि जीडीपी या जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, जैसे कृषि, उद्योग या सेवा क्षेत्र, इन सभी का प्रदर्शन शामिल होता है। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका आप जो भी लिखे हैं उसके आधार पर आप समझिए कि पिछले वर्ष का जो आर्थिक प्रदर्शन है उसी के समीक्षा को आर्थिक समीक्षा कहते हैं और आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बजट से एक दिन पहले। 1950 से 1964 तक साथ साथ ही बजट के साथ साथ ही इसको भी प्रस्तुत किया जाता था और आर्थिक समीक्षा तैयार किया जाता है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनके देख रेख में तैयार किया जाता है और इसको प्रस्तुत करने का काम वित्त मंत्री करते हैं। इसमें पिछले साल का जो भी प्रदर्शन है अर्थव्यवस्था का, चाहे जीडीपी हो, कृषि हो, उद्योग हो या सेवा के स्तर पर देखें, तो उन्हीं सभी प्रदर्शन को इसमें व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? तो आप लोग जानते होंगे कि जो व्यवस्था है भारत में या अन्य देशों में वस्तु और सेवा के निर्माण का, उसके आधार पर हम लोग अगर इसको समझने का प्रयास करें तो वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है उस उत्पादन की स्थिति को देखें तो विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आप लोग को पता होगा कि जो वस्तु और सेवा है, वस्तु और सेवा का जो उत्पादन है या जो इसका निर्माण है वो किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा या उसको आप कह सकते हैं सरकार के द्वारा। पूंजीवादी में निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है और मिश्रित में सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र अर्थात सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी इसमें करता है। तो आप ऐसे समझिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अब तो दुनिया में शुद्ध रूप में या शुद्ध रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत कम ही है या नहीं के बराबर मौजूद है। आप पहले का जो कह सकते हैं, पूर्व का जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर, या आज के समय में आप कह सकते हैं उत्तर कोरिया जैसा जो देश है या वियतनाम वगैरह, ये सब जो है इसके उदाहरण में आते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है शुद्ध रूप में तो वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन 1929 से पहले जब अमेरिका में महान आर्थिक मंदी आया था तो 1929 से पहले का आप यूएसए कह सकते हैं या पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो ज़्यादातर एडम स्मिथ के सिद्धांतों पर आधारित थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो दुनिया का अधिकांश देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही है। उसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल आपका हमारा देश भारत भी है। इसके अलावा आप इंग्लैंड को कह सकते हैं और कनाडा वगैरह, ये सब जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और मिश्रित। वस्तु और सेवा के उत्पादन के आधार पर अगर देखा जाए कौन करता है वस्तु और सेवा का उत्पादन, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का उत्पादन सरकार के द्वारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के द्वारा और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के द्वारा। तो वस्तु और सेवा के उत्पादन के आधार पर ही अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपका प्रश्न है कि किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेता है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो समाज की आवश्यकता को देखते हुए अगर वस्तु और सेवा कोई बनाएगा तो वो तो मुनाफा पर आधारित होगा नहीं। तो ऐसे जन कल्याण का काम या कल्याण का जो कार्य है वो सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है और जब सरकार के द्वारा किया जाएगा तो इस स्थिति में हमारा उत्तर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो 3 का आंसर 1 होगा। अब 4 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? तो सेना द्वारा अगर देश का शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया जाए उस स्थिति में इसको मार्शल लॉ बोला जाता है। और मार्शल लॉ जो है
एक तरीके से सेना के द्वारा देश में शासन चलाया जाता है। इसमें देखिए विभिन्न विकल्प हैं, जैसे कि तख्ता पलट है। तो तख्ता पलट का मतलब ये होता है कि सत्ता का परिवर्तन, अर्थात पहले किसी का सत्ता था और बलपूर्वक अगर उसको कोई पलट दिया तो आप ये समझिए कि सत्ता का परिवर्तन होगा। तो सत्ता का परिवर्तन का मतलब ये है कि ऐसे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि जिसमें कि सत्ता का परिवर्तन कुछ समय पहले, जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि शेख हसीना भी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी अभी भारत में रह रही हैं। तो वहाँ भी आप ये समझिए कि तख्ता पलट की स्थिति बनी, सत्ता जो है परिवर्तन किया गया। और जैसा कि 2021 में आप देखे होंगे कि म्यांमार में जो है वहाँ भी इस तरह का स्थिति बना, आंग सान सू की को जो है सत्ता से हटा दिया गया। और 2024 में बांग्लादेश में आप देख सकते हैं कि इस तरह का तख्ता पलट किया गया। हड़ताल का जो स्थिति है, आप अपने ही देश में अनेकों प्रकार का हड़ताल आप देखते होंगे, जैसे कि मजदूर कभी कभी हड़ताल कर देते हैं या डॉक्टर वगैरह भी हड़ताल कर देते हैं। तो इसको भी कह सकते हैं मार्शल लॉ। जो सेना, जैसा कि आपका प्रश्न है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को मार्शल लॉ कहते हैं। तो मार्शल लॉ का जो स्थिति है, आप ये समझिए कि भारत में देखेंगे तो अब तक तो मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है, लेकिन हम लोग के संविधान के अनुच्छेद 34 में ऐसा प्रावधान है कि अगर कानून व्यवस्था का समस्या उत्पन्न हो जाए तो सेना को शांति स्थापित करने के लिए छूट दिया जा सकता है सीमित क्षेत्रों में। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत में आप ये समझिए कि सेना को जो है ना, सेना को अधिकार दिए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 34 में ऐसा वर्णन है। लेकिन आप जानते होंगे कि सेना कोई पाकिस्तान के सेना के जैसा तो है नहीं कि तख्ता पलट कर देंगे, सत्ता को बदल देंगे। हम लोग के यहाँ तो सेना के भी जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो सेना भी एक तरीके से राष्ट्रपति और सरकार के कंट्रोल में ही है। तो सेना को अधिकार अगर देने का परिस्थिति बनता है तो कुछ सीमित क्षेत्रों में बनता है। जैसा कि तुम लोग जानता होगा कि एक कानून है अफ्स्पा कानून, जिसमें कि आपको पता होगा कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो होता है, तो अफ्स्पा जो एक्ट है इसके तहत आपको पता होगा कि 1958 में 1958 में पास किया गया था। खासकर है जो कि पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर जैसे अशांत क्षेत्रों को जो है ना व्यवस्थित करने के लिए। इसमें चौथा विकल्प में है राजनीतिक बंदी। राजनीतिक बंदी तो वैसे बनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। जैसे कि आप सुने होंगे कि इमरान खान को अभी जेल में रखा गया है, या फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, वो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे ह्यूगो सावेज को उठा के अमेरिका में वो जेल में बंद कर दिए लाके। तो ये सब राजनीतिक बंदी के उदाहरण हो सकते हैं। या म्यांमार में आंग सान सू की जो भी जेल में बंद है, उनका भी राजनीतिक बंदी इनको कहा जाएगा। तो इसका आंसर 3 होगा, 4 नंबर का मार्शल लॉ। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा युक्तिपरक। युक्तिपरक निर्णय का मतलब ये हुआ कि तर्क के आधार पर, तर्क लाभ हानि के आधार पर निर्णय लेना, अर्थात विश्लेषण करके किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेना। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप भी निर्णय लेते हैं तो तर्क के आधार पर ही लेते हैं कि अभी आपको पढ़ाई करना है या कोई व्यवसाय करना है, आप किस चीज़ में सक्षम है। जैसे बड़े स्तर पर देखोगे तो भारत रूस से तेल खरीदने का निर्णय लिया था, जबकि अमेरिका काफ़ी दबाव डाला कि भारत रूस से पेट्रोलियम ना खरीदे। लेकिन सरकार उसको लाभ हानि को देखते हुए, अपने पुराने संबंधों को देखते हुए जो है ये निर्णय लिया कि नहीं, भारत जो है रूस से पेट्रोलियम लेगा। हालांकि अमेरिका है इसके कारण 50% टैरिफ लगा दिया है भारतीय निर्यात पर। तो बावजूद ऐसे युक्तिपरक निर्णय जो होते हैं तर्क और लाभ हानि के आधार पर ही लिए जाते हैं। तो 5 का आंसर 3 होगा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो उपबंध लिए गए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप लोग को पता होगा कि करीब 250 जो उपबंध है प्रत्यक्ष रूप से इसी से लिए गए हैं। और जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए
60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और 60 देशों के संविधान का अध्ययन भारतीय संविधान के निर्माण के समय किया गया था। हालांकि मुख्य रूप से आप ये समझिए कि मुख्य रूप से जो है 10 देश से ही प्रावधान लिए गए हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है भारतीय संविधान में आपात उपबंध, आपात उपबंध आप लोग को पता होगा कि हम लोग के संविधान में अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक में इसका चर्चा है। तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपात उपबंध है। तो ये कहाँ से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। लेकिन कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि आपात उपबंध तो जर्मनी से लिया गया है। नहीं, ये बात पूरा सही नहीं है। आप लोग को पता होगा कि आपात उपबंध जो है, आपात उपबंध जिस समय आपात का लगाया जाता है उस समय जो फंडामेंटल राइट होता है, इसको निलंबित किस प्रकार से करना है उसके नियम लिए गए हैं। निलंबित करने के नियम जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं जर्मनी से, कि आपातकाल के समय जो फंडामेंटल राइट है उसको निलंबित किस तरीके से किया जाएगा। जैसा कि तुम लोग जानता होगा कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के तहत जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है आपातकाल के समय। तो ये प्रोविजन जर्मनी से लिया गया, जो फंडामेंटल राइट है उसका निलंबन करने के क्या तरीके होंगे, मेथोडोलॉजी होगा उसका, वो लिया गया है जर्मनी से, जो अनुच्छेद 358 और 359 के तहत जिसका प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश संविधान से भी बहुत सारे चीज लिए गए हैं। चूंकि इंग्लैंड का राज हम लोगों पर रहा है तो तकरीबन आप ये समझिए कि संसदीय प्रणाली जो है, या एकल नागरिकता है, या आप ये समझिए कि द्विसदनीय व्यवस्था है, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से भी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राज्यसभा में जो सांसद का हम लोग मनोनयन नामांकन करते हैं राष्ट्रपति, वो भी लिए गए हैं। जापान से विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बाबर जो है भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुका है। लेकिन 5 बार आक्रमण में पहला बार आक्रमण आप लोग को पता होगा कि 1519 में किया था बाजौर पर, जो कि आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। और बाजौर पर आक्रमण करके बेहेरा जो एक क्षेत्र है उसको अपने अधिकार में ले लिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि 1519 से 1524 के बीच भारत जो बाबर जो है ये पहला आक्रमण था। इसके अलावा आप ये समझिए कि दूसरा से लेके चौथा तक, यानी कि 2, 3, 4 आक्रमण जो है 1519 से लेके 1524 तक आज के पाकिस्तान का जो सियालकोट क्षेत्र है या लाहौर का जो इलाका है यहाँ पर किया गया था। और 5वां आक्रमण जो है वो आप लोग को पता होगा कि 1526 ईस्वी में जो आक्रमण किया था वो, उसको हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। हालांकि तुम लोग को पता होगा कि ये जो 5वां जो युद्ध हुआ था पानीपत का, 5वां जो आक्रमण किया था जिसमें कि पानीपत का युद्ध हुआ था, इसके लिए उस समय जो दौलत खां लोदी, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, पंजाब का गवर्नर था, और उस समय राणा सांगा के द्वारा जो है भारत में बाबर को आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, यानी कि बाबर राणा सांगा के साथ युद्ध किया था। इसके अलावा 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध में आप लोग को पता होगा कि बाबर का जो युद्ध है मेदिनी राय के साथ हुआ था। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो घाघरा का युद्ध महमूद लोदी जो अफगान शासक था उसके साथ हुआ था। तो बाबर से संबंधित इन तथ्यों को याद रखेंगे। पहला आक्रमण जो बाबर का हुआ था 1519 में, जो आज के पाकिस्तान के बाजावर क्षेत्र में, और उस आक्रमण के बाद भेरा पर अधिकार कर लिया था। दूसरा, तीसरा, चौथा जो आक्रमण है 1519 से 1524 के बीच हुआ था आज के पाकिस्तान के सियालकोट और लाहौर क्षेत्र में। और 5वां जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, 1526 में किया था। इस आक्रमण के लिए बाबर का जो चाचा, जो पंजाब का गवर्नर था, दौलत खां लोदी, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के द्वारा बाबर को आमंत्रित किया गया था। 1527 में बाबर
और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध, और 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर 3 होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? जैसा कि आप लोग को पता होगा, आसान प्रश्न है, इसका आंसर होगा 4, लोहा। तो मैं जानता हुआ कि सबसे पहले अगर हम लोग इतिहास को देखें तो इतिहास में सबसे पहले पाषाण युग आता है, जिसमें कि जो हथियार होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं। अर्थात अगर यहाँ पर हम लोग हथियार को देखें तो हथियार पत्थर के बने होते हैं। इसके बाद आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले मनुष्य को जो धातु मिला था तो वो तांबा मिला था, और उसको बोलते हैं ताम्रयुग, जिसमें कि हथियार या अन्य वस्तुएं तांबा से बनाया जाता था। और आप लोग को ये भी पता होगा कि इसके बाद तांबा और जस्ता को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। तो कांस्य युग जो है, कांस्य युग जिसमें कि हथियार जो है कांसा का या अन्य चीजें कांसा की बनी होती थी, जिसमें कि कॉपर और जस्ता से मिला के इसको बनाते हैं। और इसी युग को आप लोग को पता होगा कि बोला जाता है सिंधु घाटी की का सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो उस समय कांसे से बने हुए साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आप लोग को पता होगा कि कांसा के बाद जो है लोहा, यानी कि लौह युग आया, और लौह युग जो है यानी कि लोहा का प्रयोग उसमें ज़्यादा हुआ था। तो लौह युग जो है इसको हम लोग आर्य सभ्यता बोलेंगे, जो जिनको छोटा नागपुर के पठार से वो लोहा प्राप्त करते थे। तो आर्य सभ्यता जो है वो लौह युगीन सभ्यता है। तो इसका आंसर 4 होगा। किसके शासनकाल में ह्वेन सांग भारत आया? जैसा कि आप लोग को पता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन सांग भारत आया था। ह्वेन सांग आप लोग ये समझ लीजिए कि भारत में महायान जो बौद्ध धर्म होता है उसी के अध्ययन के लिए आया था। तो महायान बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आया था ह्वेन सांग, और 629 ईस्वी में इसका आगमन भारत में हुआ था, और 645 ईस्वी तक वो भारत में रहा था। महायान बौद्ध धर्म का उस समय सबसे बड़ा जो केंद्र हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय हम उसको कहेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये आप ये समझिए कि यहीं पर 6 बरस इसके द्वारा अध्ययन किया गया था। 6 बरस बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया था। तो ह्वेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था महायान बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, और इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय में 6 बरस तक पढ़ाई किया था। इसके बाद तुम लोग को पता होगा कि हर्षवर्धन के दरबार में भी वो रहा था, जहाँ पर कन्नौज और प्रयाग में इसी के अध्यक्षता में बौद्ध सभा आयोजित किया गया था। और इसका यात्रा विवरण आप याद रखिएगा, जो हर्षवर्धन का यात्रा विवरण है उसको CU की कहते हैं, CU की। और इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो इस हिसाब से जितने भी यात्री आए हैं उनमें सबसे बेहतर विवरण या बेहतर जो भारतीय जुड़ाव है वो ह्वेन सांग का ही रहा है। तो जबकि हर्षवर्धन का शासनकाल तुम लोग को पता होगा कि 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच था। तो इसी बीच में 629 में ह्वेन सांग भारत आया था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। दी गई घटनाओं को उसके कालानुक्रम अनुसार सजाएं। देखिए इसमें जो भी घटनाएं हुई है तुम लोग को पता होगा कि सिपाही विद्रोह जो है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सिपाही विद्रोह यानी कि ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, और ये शुरू हुआ था मेरठ में। वास्को डी गामा, जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि 20 मई 1498 को भारत में आया था, और भारत में सबसे पहले ये उतरा था कहाँ? कालीकट, जहाँ पर जमोरी ने इसका स्वागत किया था। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य का शुरुआत, ये आप लोग जानते हैं कि इसका शुरुआत जो है पानीपत के युद्ध से हुआ था, और पानीपत का युद्ध अभी हम बताएं आप लोग को 21 अप्रैल 1526 को निर्णायक युद्ध लड़ा गया था पानीपत में। तो इसी से बाबर मुगल सम्राट भारत में शुरुआत किया था। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा उत्तर होगा सबसे पहले जो है इसमें 2 होना चाहिए, अर्थात वास्को डी गामा का भारत आगमन। उसके बाद होना चाहिए बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत 21 अप्रैल 1526। उसके बाद होना चाहिए 10 मई 1857 सिपाही विद्रोह। अर्थात यहाँ पर अगर हम उत्तर लेंगे तो 2, 3, 1, यानी इस हिसाब से हमारा आंसर 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? जैसा कि तुम लोग जानते हो कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो वरुण है। ग्रहों को अगर हमको दूरी के आधार पर लिखना हो तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए कि सूर्य है, सन यहाँ पर इस प्रकार से है और सन के चारों तरफ अलग अलग ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बुध ग्रह है तो बुध लिखेंगे। बुध के बाद एक दिन छोड़ेंगे बृहस्पतिवार। तो उसके बाद जो दूसरा ग्रह होगा शुक्र। शुक्र के बाद अगर हम फिर छोड़ेंगे शनि, तो शनि के बाद आएगा रविवार। रविवार को हम लोग रख देते हैं पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात रविवार को हुआ। रविवार के बाद अगर सोमवार छोड़ेंगे तो उसके बाद आएगा मंगल। मंगल के बाद यदि हम बुध छोड़ते हैं तो उसके बाद आता है बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद यदि हम अ, शुक्र छोड़ते हैं तो शनि आता है और इसके बाद अरुण और वरुण। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से जो है ना, एक एक दिन छोड़ के ग्रहों को हम तय करते हैं। बुध के बाद आप बृहस्पति को छोड़िएगा तो शुक्र का दिन आएगा। शुक्र के बाद यदि हम शनिवार को छोड़ेंगे तो रविवार आएगा। तो रविवार को पृथ्वी रख देते हैं और रविवार के बाद सोमवार को छोड़ेंगे तो मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार को छोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार। फिर बृहस्पति के बाद अगर हम शुक्रवार को छोड़ेंगे तो शनिवार। लास्ट में हमको दो ग्रह लेना है, अरुण और वरुण। तो इस लिहाज से सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस हिसाब से सबसे दूर का ग्रह हमारा वरुण होगा। महासागर में नितल जीव जात बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि नीचे रहने वाले जो जीव होते हैं जैसे कि केकड़ा है या ऑयस्टर है, तो ये सब जीव है या पादप प्लवक जो छोटे छोटे पौधे हैं या अन्य जीव है, तो महासागर के जो तल पर रहते हैं जीव उसी को बेंथोस कहा जाता है। जिसमें कि नीचे जो जीव होते हैं तल के सतह पर, तो उसी को बेंथोस जीव जात जो है नितल पर पाया जाता है, तो उस क्षेत्र को बेंथोस कहते हैं। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी बराबर होगी। इसका उत्तर निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी जो है घूर्णन पूरा करता है, अर्थात एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर अपने अक्ष पर लगाता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। और कोई भी चीज 24 घंटे में अगर एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में हमेशा कोण होता है 360 डिग्री। तो 1 घंटा में अगर देखेंगे तो 360 बटा होगा 24। और प्रश्न में पूछा है कि 2 घंटा का अंतराल लेना है, तो 360 बटा यहाँ पर 24 तो है ही और गुना 2 करेंगे। अगर इसको काटेंगे तो 12 होगा। 12 तिया 36 अर्थात 30 डिग्री हमारा आंसर होगा। कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है? तो भुगतान करने की क्षमता का मतलब यहाँ पर ये है कि इस बात से हम इसको समझ सकते हैं कि जिसका आय अधिक होगा वो ज़्यादा भुगतान कर पाएगा। यानी कि एबिलिटी टू पे का अर्थ है कि भुगतान करने की क्षमता। तो भुगतान करने का क्षमता आय अगर किसी का अधिक है तो वो ज़्यादा भुगतान कर सकता है, तो सरकार उस पर कर भी अधिक लगा सकता है। ऐसे भारत में तो इस प्रकार का व्यवस्था नहीं है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जाता है कि जिनका आय ज़्यादा होता है या जिनका आय बढ़ता यानी गरीब लोगों पर कम टैक्स लगता है, जो मध्यम वर्ग या अमीर होते हैं उसी के अनुसार उन पर कर बढ़ता जाता है। तो आय अगर अधिक होगा तो उन पर कर भी अधिक लगेगा। इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जैसे आय अधिक होगा तो कर अधिक लगाया जाएगा। इस व्यवस्था को प्रगतिशील प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। तो प्रगतिशील जो कर व्यवस्था है, इस का उदाहरण भी बहुत सारे देश हैं जैसे कि अमेरिका है, स्वीडन है। इन देशों में लगाया जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब, या कनाडा है, डेनमार्क, फ्रांस, ये सब जो देश है इन सब देशों में प्रगतिशील कर व्यवस्था है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? एबिलिटी टू पे, भुगतान करने की क्षमता के रूप के लिए हम लोग 2 नंबर का आंसर लेंगे। इसको बोलते हैं निष्पक्षता का सिद्धांत, अर्थात जो ज्यादा अमीर है, ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा टैक्स देगा, यानी निष्पक्ष। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? अजैव घटक का मतलब वो हुआ जो कि सजीव नहीं है, अर्थात निर्जीव है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पारितंत्र के घटक में जैविक घटक है, जैविक घटक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि हरे पौधे, गैर हरे पौधे, परजीवी, ये सब सजीव हैं, लेकिन यहाँ पर पानी जो है, हवा, जल, भूमि, ये सब निर्जीव है, तो ये सब अजैविक घटक होगा। और बाकी जो भी हरे पौधे दिया है, गैर हरे पौधे और परजीवी, ये सब जो है, आप ये समझिए कि जैविक घटक के हिस्से होते हैं। तो इसका आंसर 3 होगा। किस उद्योग में मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशों का उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा कागज और लुगदी उद्योग। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कागज और लुगदी उद्योग में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं लकड़ी का। और लकड़ी जिस कोशिका का बना होता है, पादप कोशिका का, आप लोग को पता होगा कि जो कोशिका भित्ति होता है, वो एक्चुअली में सेलुलोज का ही बना होता है। तो अगर देखा जाए तो कागज और लुगदी उद्योग में लकड़ी का ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं, इस लिहाज से जो है सेलुलोज प्रदूषण यहाँ पर होगा, या सेलुलोज रेशो का उत्पादन में मुख्य जैव प्रदूषक सेलुलोज होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 3 होगा। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में कि रबी फसल जो होता है वो अक्टूबर नवंबर या अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसको लगाया जाता है, और अप्रैल जून में इसको काटा जाता है। इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये सब रबी फसल है। खरीफ फसल जून जुलाई में लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर या सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। और इसी खरीफ में शामिल है कौन? मूंगफली। तो आप ये समझिए कि जौ, गेहूं, सरसों, जो जौ था, गेहूं था, सरसों था, ये सब रबी फसल है। और मूंगफली जो है रबी फसल नहीं है, मूंगफली खरीफ फसल है। तो हमारा आंसर जो है खरीफ होगा, 17 का 3 होगा। ट्विडल किस खेल से संबंधित है? तो ट्विडल टेबल टेनिस से संबंधित है। याद रखना, खेलों से बहुत सारे जुड़े हुए शब्द होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन शब्दों से आपको वाकिफ होना आवश्यक है। ब्रह्मोस 2 जो वर्तमान में रूस के एनपीओ मशीनोस्त्रेनिया और भारत के डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है। ये आप लोग को पता होगा कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल उसे कहते हैं जिसका गति 5 मैक से ज़्यादा होता है, यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज़्यादा होता है। तो ब्रह्मोस 2 जो है वो भारत का, आप ये समझिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम शॉर्ट में डीआरडीओ बोलते हैं, और रूस का जो एनपीओ मशीनोस्त्रेनिया जो है, इस जो संगठन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखा गया? जेवियर मोरो के द्वारा। तो वो जानता है कि भारत की एक राजनेत्री हैं सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी का जो जीवनी है वही जेवियर मोरो के द्वारा द रेड साड़ी के नाम से लिखा गया है। मलाला यूसुफजई का भी जीवनी है जिसका नाम है आई एम मलाला। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और बाकी ममता बनर्जी और नील मुखर्जी का ऐसा कोई आत्मकथा नहीं है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून को आप लोग इस बात से अवगत हैं कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसका आंसर होगा एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडिया गेट किस शहर में अवस्थित है? इंडिया गेट आपके सामने है यहाँ पर, और ये हमारे नई दिल्ली में जो है स्थित है। आपसे अगर पूछ दे कि फोर्ट विलियम कहाँ है, तो फोर्ट विलियम तो कलकत्ता में ही है। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर तो पटना में है, मुंबई में। इसी के जैसा तुम लोग जानता होगा गेटवे ऑफ इंडिया है। तो हर शहरों में मॉन्यूमेंट्स होते हैं। नई दिल्ली में तो, या दिल्ली में बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं। और जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि इसका निर्माण जो है, इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट का निर्माण 1921 से 1931 के बीच किया गया था। और जैसा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें हमारे 70,000 से भी ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। तो आप ये समझिए कि उन्हीं के
याद में जो है इंडिया गेट बनाया गया है। और इसका वास्तुकार भी अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि दिल्ली, नई दिल्ली या इंडिया गेट है, इन सभी का वास्तुकार जो है एडविन लुटियंस है। तो 1921 से 31 के बीच इसका निर्माण किया गया है और 70,000 जो हमारे प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं के याद में बनाया गया है। इसका जो वास्तुकार है, आर्किटेक्ट जो है एडविन लुटियंस है। इसके अलावा तुम लोग को पता होगा कि 1971 में जो है यहीं पर अमर जवान ज्योति जो है, ये भी अमर जवान ज्योति भी यहीं पर ऐड किया गया था, इसी के साथ जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? जैसा कि तुम लोग फिगर में देख पा रहे हो, दरभंगा जिला, दरभंगा जो है यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, दरभंगा जो है दरभंगा के दक्षिण में बोला है, तो दरभंगा के दक्षिण में तो समस्तीपुर ही होगा। और इसके अगर पूछ दिया जाए कि पश्चिम में कौन है, तो मुजफ्फरपुर वैशाली है। पूरब में कौन है, तो मधुबनी है। उसी तरीके से सॉरी, उत्तर में मधुबनी है, पूरब में सुपौल, सहरसा इत्यादि जिला हो जाएगा। तो 23 नंबर का आंसर समस्तीपुर होगा। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मेरियाना गर्त है, और ये आप लोग को पता होगा कि किस देश के निकट है, फिलीपींस के निकट है। इसके सबसे निचला बिंदु को चैलेंजर डीप कहते हैं। इसका जो सबसे निम्न बिंदु है, लोएस्ट पॉइंट है, इसको चैलेंजर डीप बोला जाता है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि इसका गहराई जो है 11,033 मीटर है। अगर इसका हम डेप्थ देखें तो 11,033 मीटर है। तो मेरियाना जो ट्रेंच है वो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, और ये प्रशांत महासागर में फिलीपींस के निकट है जो कि है। तो हर महासागर में सबसे गहरे स्थान होते हैं। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? इसका आंसर होगा झिझिया। इसके अलावा तुम लोग जानता होगा कि विदेशिया, सामा चकेवा, बिहार में भी अनेकों लोक नृत्य है। कटघोड़वा, ये सब जो है बिहार के लोक नृत्य है। तो ये सब आप लोग को ध्यान होना चाहिए। तमाशा आप लोग को पता होगा पश्चिम बंगाल का है। कथक जो है नॉर्थ इंडिया में। और छाऊ, छाऊ आपको पता होना चाहिए कि ये 3 राज्यों में है। एक तुम लोग जानता होगा कि उड़ीसा में जो छऊ है उसको बोलते हैं मयूरभंज का छऊ, जो कि युद्ध कला पर, मार्शल आर्ट पर आधारित है। तो उड़ीसा का जो छऊ है वो मयूरभंज का जो छऊ है युद्ध कला पर आधारित है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आप लोग जानते होंगे कि पुरुलिया का छऊ, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया का छऊ। और उसके बाद जो है झारखंड में सरायकेला खरसावा का जो छऊ है वो, तो 3 छऊ में तीनों आते हैं, लेकिन तमाशा पश्चिम बंगाल का, कथक उत्तर भारत का है। किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड। और तुम लोग जानता होगा कि सामने आपका लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम है, जिसको क्रिकेट का मक्का बोलते हैं, इसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। और क्रिकेट का जन्म स्थान इंग्लैंड कहा जाएगा। यही पूरे दुनिया में जो है क्रिकेट को फेमस किया था। ऐसा कि तुम लोग को जो पता होगा कि पहला जो मैच है पूरे दुनिया में इंग्लैंड में ही खेला गया था, और पहला मैच 1647 ईस्वी में खेला गया था। लेकिन हम आधिकारिक क्रिकेट का बात करें तो अगर हम लोग फर्स्ट टेस्ट को देखें, पहला टेस्ट है जो कि दुनिया में तुम लोग जानता होगा कि 1877 में ये खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट जो था। और अगर फर्स्ट ओडीआई का हम लोग बात करें तो फर्स्ट ओडीआई जो है, पहला जो वनडे है, ये 1971 में खेला गया था। और ये भी खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही खेला गया था। ये दोनों खेला गया था एमसीजी में, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में। और पहला, अगर आजकल टी20 बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोग देखते हैं, तो टी20 2005 में इसका शुरुआत हुआ था। और पहला टी20 ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल था, और इसके अलावा न्यूजीलैंड। तो पहला टी20 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो है, न्यूजीलैंड के ही ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जो ईडन पार्क स्टेडियम है, हम लोग के यहाँ ईडन गार्डन है, और वहाँ पर ईडन पार्क स्टेडियम है, उसी में खेला गया था। तो आप लोग को ये ध्यान में होना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक, एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर है, ये तीनों से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि एलोरा का गुफा है। और एलोरा में आप लोग को पता होगा कि टोटल जो केव्स हैं उसका संख्या 34 है। और जो केव्स बनाए गए हैं ये 6ठी शताब्दी से
10वीं शताब्दी के बीच बनाए गए हैं। और इन केव्स में आप लोग को पता होगा कि 34 जो गुफा है उसमें तीनों का है, बौद्ध का भी है और हिंदू और जैन तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अगर 34 में देखें तो 1 से 12 बौद्ध है और 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है और बाकी 30 से 34 जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इसमें एक केव 16 है, यानी गुफा संख्या 16, जिसमें कि कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है बनाया गया था कैलाश नाथ का मंदिर। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि कैलाश नाथ का टेम्पल कहाँ है, तो एलोरा का गुफा संख्या 16 में है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कल्पना करें कि आप समुद्र के किनारे रहते हैं, आप कैसे पता करें कि चक्रवात आ रहा है? इसका आंसर होगा चक्रवात में बहुत तेज हवा चलता है। जैसा कि तुम लोग को पता होगा, जो हवा या पवन का जो गति होता है वो बहुत ही तेज होता है और इसमें आप ये समझिए कि 119 किलोमीटर प्रति घंटा से 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक ऐसा देखा गया है कि चक्रवात में हवा चलता है। शुष्क मौसम को देख के, शुष्क मौसम में आप लोग जानते हैं कि लो प्रेशर बन जाएगा, तो लो प्रेशर बनेगा तो जहां पर भी बाहर में हवाएं हाई प्रेशर में है वहां से पवन चलना शुरू हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि चक्रवात बनेगा। कम गति वाली समुद्री लहरों को देखकर, नहीं समुद्री लहरों पर तो प्रभाव पड़ता है लेकिन उसमें गति उसका बढ़ जाता है, थोड़ा कम गति तो नहीं हो सकता है। तो इस लिहाज से इसका आंसर हम लोग देखें तो ए और सी होगा, अर्थात 3 होगा। तो और ये भी आप जान लीजिए कि चक्रवात भारत में आते ही रहता है। जैसा कि हालिया तुम लोग जानता है कि 2025 में मोन्था चक्रवात आया था, तो मोन्था चक्रवात जो है अभी हाल में आया था। तो साइक्लोन बनने के लिए आप लोग को पता होगा कि हवाओं का बवंडर ही होता है और बीच में लो प्रेशर होता है और बाहर में हाई प्रेशर होता है। तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती है, इस प्रकार से चलती है। तो इसको चक्रवात का बीच में आई बोलते हैं, इसको आंख बोला जाता है। नेक्स्ट, अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक लगाने वाले खेल के इतिहास में कौन खिलाड़ी बने? इसका आंसर होगा साकिबुल गनी। तो साकिबुल गनी जो है आप लोग जानते होंगे कि बिहार के ही खिलाड़ी हैं और 2022 में आप लोग को पता होगा कि मिजोरम के अगेंस्ट जो है इनके द्वारा 13 शतक लगाया गया था। तो साकिबुल गनी जो है आंसर होगा, है ना, 29 का 4 होगा। फर्स्ट जो प्रथम श्रेणी का क्रिकेट होता है, तो हम लोग के यहाँ प्रथम श्रेणी का जो क्रिकेट है उसको हम लोग रणजी ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। तो रणजी ट्रॉफी में ही इनके द्वारा जो है बिहार की तरफ से खेलते हुए मिजोरम के खिलाफ जो है 2022 में 13 शतक लगाया गया था। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया? जैसा कि तुम लोग जानता है कि इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार जो है 1821 में माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। बिजली जो है ये तुम लोग को पता होगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, ऐसा माना जाता है। ऐसा एक जो है ना इतिहास में मतलब ऐसा संदर्भ मिलता है। बिजली का जो पंखा है, तो बिजली का पंखा आप ये समझिए 1882 में इसका खोज हुआ था श्यूलर और व्हीलर के द्वारा, श्यूलर व्हीलर के द्वारा खोज किया गया था। और इस प्रश्न में आपको दिया है थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज जो है 1880 में इनके द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब का पेटेंट करवाया गया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किया गया है। कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग का शरीर में जिस प्रकार से पसीना आता है उसी तरह से पौधों में बाष्पोत्सर्जन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी लीफ होता है, अर्थात कोई भी अगर हम लोग पत्ता को देखें, मतलब पत्ती को देखें, पत्ता पत्ती थोड़ा एक ही जैसा चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि तुम लोग देखा होगा कि इन पत्तों में जो है छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में रंध्र कहते हैं, अंग्रेजी में तो इसको स्टोमेटा बोलते हैं। तो इसी रंध्र से आप लोग जानते हो कि 2 चीज़ें होती है, एक तो जो पानी है वो वाष्प के रूप में बाहर जाता है, जिसको हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन में यही होता है कि जो पौधे के अंदर गर्म पानी होता है वो बाहर निकलता है, उस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा तुम लोग जानता होगा कि इससे तो ये बाहर जा रहा है और आप ये समझिए कि रंध्र से ही पेड़-पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और विसरण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो ये चीज़ रंध्र का ये दोनों काम है। हालाँकि आप लोग ये समझिए कि कुछ पत्तों में किनारे से पानी निकलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में हाल ही में कि कुछ वैसे पत्ते लीफ होते हैं जिससे कि किनारे से
वाष्प नहीं निकलते हैं, यहाँ पर समझिए कि वाष्प गैस है। और यहाँ पर जो है किनारे में छिद्र होते हैं, जिसको बोला जाता है हाइडरथोड्स। तो हाइडरथोड्स, जैसे यहाँ रंध्र बोल रहे हैं, वहीं पर स्टोमेटा या रंध्र बोल रहे हैं, उसी तरह से इन जो छिद्र है उसको हाइडरथोड्स बोलेंगे। और इससे पानी बाहर निकलता है, पानी का बूंद बाहर निकलता है, पानी का बूंद जो है ये बाहर निकलता है। इसको गटेशन बोला जाता है, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है, बाष्पोत्सर्जन को, तो इसको गटेशन बोला जाता है। तो ये हाइड्राथोड्स और पानी का किनारों से बाहर निकलने का, आप याद रखिएगा, हाइड्राथोड्स का जो हिंदी है वो जल रंध्र होता है। तो कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखेगा? तो बाष्पोत्सर्जन होगा। गोल्डन बॉल अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि फुटबॉल में दिया जाता है। और जैसे लियोनेल मेसी का चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, अगर 2022 का कतर का फीफा वर्ल्ड कप देखें तो लियोनेल मेसी को जो है गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था। किलियन एम्बापे जो फ्रांस के हैं, 8 गोल किए थे, उनको गोल्डन बूट मिला था। एमी मार्टिनेज अर्जेंटीना के हैं, जो गोल्डन ग्लव्स। तो एमी मार्टिनेज हैं, लियोनेल मेसी हैं और किलियन एम्बापे हैं। तो तीनों के हाथ में आप लोग ऐसा मेडल देख रहे होंगे। निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है? तो ये तो पता होगा आप लोग को कि नर्मदा, जैसे कि भारत का यदि हम लोग नक्शा देखें तो भारत में आप लोग को पता होगा किस प्रकार से नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, नर्मदा नदी बहता है और ताप्ती नदी, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें तो जो पर्वतीय श्रृंखला है, जो पर्वतीय श्रृंखला यहाँ पर है वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है उसके दक्षिण में ताप्ती नदी बहता है और उसके पूरब में, सॉरी, उत्तर में नर्मदा नदी बहता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर 3 होगा। ब्रेग्जिट से संबंधित है ग्रेट ब्रिटेन का ईयू से निकास। देखिए, तो मैं जानता हुआ कि यूरोपीय यूनियन दुनिया में एक संगठन है, इसके सदस्य के रूप में पहले ग्रेट ब्रिटेन था, लेकिन 2016 में ईयू से ग्रेट ब्रिटेन जो है बाहर हो गया। इसी घटना को ब्रेग्जिट बोला जाता है। हालांकि तुम लोग जानता होगा कि ग्रीस भी बाहर हुआ है, तो उसी का नाम पर उसका नाम जो है ग्रेग्जिट रखा गया है, ग्रीस के बाहर होने का। तो यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का 2016 में बाहर होने की जो घटना थी उसी को ब्रेग्जिट कहा जाता है। और ऐसा हुआ था कि 2016 में 23 जून 2016 को ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था, रेफरेंडम। और उस जनमत संग्रह में ब्रिटेन के जो है 52% लोगों के द्वारा जो है यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने का के संबंध में वोट दिया गया कि इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए। तो इसी कारण जो है अंततः 31 जनवरी 2020 को जो ब्रिटेन है यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया, यूरोप से बाहर निकल गया। तो आप ये समझिए कि उसी घटना को ब्रेग्जिट कहा जाता है। तो उस समय डेविड कैमरून प्रधानमंत्री थे और जनमत संग्रह के वो विपरीत उनका नजरिया था, इस कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो 5 मरुस्थल हैं। ग्रेट विक्टोरिया यहाँ है, गिब्सन, सैंडी, तनामी और सिप्सन। तो यह पांचों याद रखिएगा, जिसमें सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे गर्म भी उसको ऑस्ट्रेलिया का कह सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? जैसा कि तुम लोग को पता होगा, इसका आंसर 1949 होगा। भारतीय आरबीआई का जो स्थापना है, आरबीआई का अगर स्थापना का इतिहास हम लोग देखें तो आरबीआई का स्थापना जो है किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। हालांकि उसमें आप लोग को यही पता होगा कि हिल्टन यंग जो कमीशन है उसी के द्वारा उसी के अनुशंसा पर इसका स्थापना किया गया था। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, देश का केंद्रीय बैंक है। हालांकि जो स्थापना का समय था वो 1 अप्रैल 1935 था। और अभी आप लोग को पता होगा कि भारत का आज़ादी के बाद जो है 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो राष्ट्रीयकरण में जो है करने का उद्देश्य यही था कि सरकार का इस पर नियंत्रण हो, सार्वजनिक कंट्रोल। और लेकिन ये भी आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आरबीआई जो है उसका बोर्ड होता है जिसको हम लोग एमपीसी के नाम से जानते हैं, जिसका गठन 2016 में किया गया था। तो एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। पहले आरबीआई के गवर्नर अकेले निर्णय लेते थे, लेकिन अभी
बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, अर्थात गवर्नर जो है वो सोल अथॉरिटी नहीं है, उनको भी बहुमत से निर्णय लेना होगा। और इसमें 6 में आप ये समझें कि 6 में जो है 3 नियुक्त किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, और जो शेष 3 है वो सरकार के द्वारा अर्थात गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आरबीआई के बारे में सब ध्यान रखिएगा कि स्थापना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू किया गया था। हालांकि शुरुआत में तुम लोग जानता है कि इसका स्थापना कोलकाता में किया गया था, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था, और तब से अभी तक लेकर मुंबई में ही। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में कौन से 2 महासागरों के बीच से गुजरती है? तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि ऊपर में जो है यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और जो हमारा उत्तरी ध्रुव है जिसको हम लोग आर्कटिक बोलते हैं, और नीचे आप बेरिंग जल संधि के बाद का जो क्षेत्र है वो जो है आप ये समझिए इधर प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है। तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उससे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है। तुम लोग जानता होगा कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है या जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ये 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर होता है। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, और ये टेढ़ा मेढ़ा है। अर्थात आप ये जानते होंगे कि अगर 180 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाते हैं तो 24 घंटा में एक दिन को घटाना पड़ता है, और पश्चिम की ओर जाइएगा तो 24 घंटा में एक दिन को बढ़ाना पड़ता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसको टेढ़ा मेढ़ा होना ही होगा, क्योंकि बीच में जो भी देश पड़ते हैं जैसे कि रूस है, अलास्का है, न्यूजीलैंड है, फिजी है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुड़ जाता है, क्योंकि एक ही देश में 24 घंटे का एक लाइन के इधर उधर अंतराल लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग लेंगे 3। कौन सा शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि स्वर्णिम द्वार का शहर जो है कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार का शहर कहा जाता है, गोल्डन गेट ब्रिज। और ये जो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर इसका इसी वजह से उसको सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट ब्रिज यानी स्वर्णिम द्वार का शहर कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है किया गया था 1933 से 37 के बीच, जो ये ब्रिज आप देख रहे हैं, और इसके वास्तुकार थे जोसेफ स्ट्रॉस। तो जोसेफ स्ट्रॉस के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, इसको बनाने में उनका भूमिका था, डिजाइन बनाया गया था। तो अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है? तो जैसा कि तुम लोग फिगर में देख रहे हो कि यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पर ऊपर में नई दिल्ली है, नई दिल्ली इस क्षेत्र में है, उसके बाद जयपुर, अहमदाबाद, और अंत में आपके प्रश्न में दिया है कि जोड़ता है किसको? मुंबई को। तो लास्ट में यहाँ पर मुंबई है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये जो NH आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं वो अगर ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से देखें तो NH 8 होगा, लेकिन अभी का जो नया नंबरिंग है तुम लोग जानता होगा कि NH 48 है। तो इस हिसाब से दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा NH 8 होगा। जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? ये तुम लोग को पता होगा कि जल मंदिर बिहार के पावापुरी में स्थित है। यहीं पर आप लोग को पता होगा कि 468 ईस्वी पूर्व में जो है भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था सृष्टिपाल के महल में। तो उसी हिसाब से ये जो है ना सृष्टिपाल के महल में जो है उनका निर्माण हुआ था। तो जल मंदिर पावापुरी में है, 40 का आंसर तो होगा। अब यहाँ पर हम लोग 10 करंट अफेयर्स देखेंगे 41 से 50 के बीच। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर मेघालय का जो बर्नी हाट है इसको दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। और प्रदूषित शहर मानने के पीछे वजह ये है, बर्नी हाट जो है मेघालय और असम के सीमा पर है। प्रदूषण में बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन एक कण होता है PM 2.5। तो अगर देखा जाए तो बर्नी हाट में इसका जो मात्रा है 133 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो होगा वो हो जाएगा बर्नी हाट, मेघालय। हालांकि इसके बाद अगर देखा जाए तो पहला नंबर पर तो बर्नी हाट आ गया, दूसरे नंबर पर आप लोग को पता होगा कि नई दिल्ली है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो नई दिल्ली होगा, और तीसरे नंबर में बिहार का हाजीपुर होगा। तो यहाँ पर जो शहरों का क्रम दिया गया इस प्रकार से होगा।
किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? ये आपको पता होगा कि महाभारत वाटिका जो बनाया गया है, ये उत्तराखंड में बनाया गया है। उत्तराखंड का आप लोग जानते होंगे कि नैनीताल का नाम सुने होंगे, नैनीताल, और जो हल्द्वानी जो क्षेत्र है, तो हल्द्वानी का जो एरिया है वहीं पर ये बनाया गया है। महाभारत वाटिका कहने का मतलब है कि महाभारत में जिन पौधों का जिक्र है उसी को पहचान के एक वाटिका तैयार किया गया है, अर्थात इसमें आइडेंटिफाई 37 पौधों को किया गया है जो कि इस वाटिका में उपस्थित है। तो इसका आंसर 2 होगा, यानी कि महाभारत में जब हम पढ़ते हैं तो 37 प्रकार के पौधों का जिक्र मिलता है और उसी पौधों का एक वाटिका तैयार किया गया उत्तराखंड में, जिसको महाभारत वाटिका कहा गया, जो कि हल्द्वानी और नैनीताल में है। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक WPI का आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया है? इसका आंसर होगा रमेश चंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि WPI जो है, इसका वर्तमान में जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, और इसको बदलने के लिए, अर्थात नया बेस ईयर तय करने के लिए एक कमेटी बनाया गया है, जिसका अनुशंसा पर नया बेस ईयर तय किया जाएगा, रमेश चंद कमेटी। और इसको हालांकि नया जो बेस ईयर तय करने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो 2022-23 करने का प्रस्ताव रखा गया है। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि भारत को 3य स्थान मिला है। देखो ये जो है यहाँ पर दिया है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या आजकल जो डिजिटल जो आप स्किल देखते हैं, कौशल देखते हैं, इसके आधार पर रैंकिंग तय किया जाता है। तो इसमें भारत का भी रैंक 3 है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये पता होगा आपको, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद भारतीय हैं और वो सऊदी अरब में रहते हैं। तो सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय हैं और इनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया है। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है, इसके द्वारा आप लोग जानते होंगे कि 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो इंडियन नेवी को, अर्थात भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, जिसका नाम है INS बाघ शेर। और बाकी भी पनडुब्बी है, लेकिन यहाँ पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यही दिया है नौसेना को। इसरो का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? बी नारायण बने हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि बी नारायण को बनाया गया है। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो गुजरात के वडनगर में। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, गुजरात के वडनगर में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी कि पुरातात्विक जो आप ये समझिए रिसर्च है, अनुसंधान के लिए या परीक्षण के लिए इसका स्थापना किया गया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? तुम जानते हो कि भारत है जो कि तीसरा देश बना है डॉकिंग करने वाला अंतरिक्ष में। डॉकिंग का मतलब होता है कि 2 उपग्रहों को जोड़ना, अर्थात आपस में अगर दोनों उपग्रह अलग अलग स्थानों अलग अलग समय में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा तकनीक हो कि जिससे दोनों उपग्रह आपस में जुड़ जाए, उसी को डॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग का मतलब यही होता है कि एक सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट से कनेक्ट करना, जो दूसरा सैटेलाइट होता है उसको कनेक्ट करने को ही हम लोग डॉकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर डॉकिंग भारत जो है, आप ये समझिए कि दुनिया में डॉकिंग का जो क्षमता है वो हासिल करने वाला पहला देश रूस था, दूसरा जैसा कि तुम लोग को पता होगा अमेरिका, और तीसरा इस क्रम में जो देश है वो भारत बना है। हाल ही में जारी 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? अगर हम लोग 2025 का बात करें तो 50वां होगा। हालांकि तुम लोग को पता होगा कि 2026 का डाटा भी आ गया है, जिसमें कि भारत का रैंक 80 है। तो देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये बताता है कि पासपोर्ट कितना मजबूत है, किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। पासपोर्ट का मजबूती का ये संदर्भ है कि आपको कितने देशों में आप आसानी से जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत के नागरिक बहुत सारे देशों में आसानी से जा सकते हैं। अभी अगर मान लो कि 2026 के अनुसार जो है भारत का रैंक 80 है, तो भारत के नागरिक 55 देश में बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। और वहां जाने सॉरी, पासपोर्ट के साथ तो जाएंगे ही, लेकिन उसके बाद उनको वहां पर उनकी आवश्यकता के अनुसार वीजा दिया जाता है, जिसको वीजा ऑन अराइवल कहते हैं। तो 55 देश में भारत के नागरिक, आप ये समझें कि वीजा ऑन अराइवल का सुविधा उनको मिला हुआ है।
सबसे ज़्यादा तुम लोग जानते होगा कि वीज़ा ऑन अराइवल का जो सुविधा है, सबसे ज़्यादा मजबूत जो अगर पासपोर्ट देखा जाए तो वो सिंगापुर का है। यहाँ के नागरिक 190 से ज़्यादा देशों में पहुँचने के बाद वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसी भी देश के पासपोर्ट की मजबूती को बताता है, और अगर 2025 में भारत का इसमें रैंक देखा जाए तो 85वां है, और 2026 का डाटा आ गया है जिसमें भारत का रैंक 80 है। भारत के लोग 55 देशों में, आप ये समझिए, वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी इनको प्राप्त है। सिंगापुर का 190। और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिनका कि बहुत ही खराब रैंकिंग है। जैसा कि तुम लोग जानता है कि पाकिस्तान के नागरिकों को जो है संदेह की नज़र से कभी-कभी देख लिया जाता है। ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जो है कपड़े खुलवा उतरवा के जो कि एक बार चेक किया गया था। यहाँ उन लोगों को भी, भारत में भी एक बार शाहरुख खान के साथ ऐसा घटना घट गया था। हालाँकि नाम की वजह से जो है पाकिस्तान चूँकि दुनिया में मुसलमानों का छवि खराब कर दिया है, तो कभी-कभी दूसरे अच्छे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? देखिए इसमें अमीबा का चित्र दिया हुआ है और ये इसका भोजन है। तो ये भोजन जो है अमीबा में प्रवेश किया, जो क्षेत्र में प्रवेश करता है उसको पादाप या कूटपाद कहते हैं। और धीरे-धीरे इसका शेप आप देख रहे हैं, अपने जो है मुँह को ये बंद कर लेता है और बाद में एंजाइमों की सहायता से इसको पचाता है। तो एंजाइम का प्रयोग करके बाद में पचाना शुरू करता है। तो इसका आंसर होगा 1। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि इसको कंडरा बोलते हैं। और हड्डी से हड्डी जोड़ने वाला को क्या बोलेंगे? बोन टू बोन। तो बोन से बोन को जोड़ने वाला जो होता है वो होता है लिगामेंट, जिसको हिंदी में स्नायु कहते हैं। न्यूरॉन तो तंत्रिका होता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो 53 का यहाँ पर हम लोग आंसर देखेंगे। संशोधित तना में दिया है कि प्रकंद, उदाहरण में प्याज, बल्ब, केला, कंद, आलू। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर जो प्रकंद यहाँ पर लिखा गया है, तो इसमें प्रकंद ऐसे तो आपको पता है कि बल्ब जो है वो प्याज होगा, प्रकंद के रूप में केला होगा और कंद आलू होगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग देखें कि एक के बाद एक के सामने बी होगा, तो बी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा। तो बी ए सी जिसमें होगा वही आंसर होगा। इसका आंसर 1 होगा। 54 नंबर का प्रश्न, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, अपेक्षित घनत्व जो होता है, ये होता है किसी भी वस्तु का घनत्व और बटा जो है जल का, पानी का घनत्व होता है। और पानी का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर लेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें आंसर इसका होगा इसका आंसर होगा प्लॉटर होना चाहिए, यानी कि 3 होगा। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होते हैं। तो स्कैनर है, जॉयस्टिक है, और मान लीजिए कीबोर्ड है, माउस है, ये सब इनपुट है। और बाकी जो है प्लॉटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर 55 का हमको 3 लेना पड़ेगा। और प्लॉटर तुम लोग जानता होगा कि जो बड़े चित्र बनाते हैं, मतलब बड़ा जो ड्राइंग करते हैं, इसके लिए उपयोग करते हैं। स्कैनर तो तुम लोग जानता होगा कि इमेज का छवि बना लेता है, इमेज को स्कैन कर लेता है। और जॉयस्टिक वगैरह जो है पहले के समय में गेम में उपयोग करते थे, आजकल तो अनेक चीज़ें, आधुनिक चीज़ें आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 3 एम्पीयर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो आवेश का मतलब Q होता है और Q बराबर IT होता है। I का मतलब धारा है जो कि 3 एम्पीयर है। T का मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो अगर 180 गुना करने पर आएगा कूलम में, तो Q जो होगा 180 कूलम होगा। 56 का आंसर 4 होगा। टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल आप लोग जानते होंगे कि इमली, अंगूर, कच्चा आम और पालक। तो टार्ट्रिक इसका आंसर होगा पालक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पालक में जो है ऑक्ज़ैलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्ज़ैलिक एसिड इसमें पाया जाता है, लेकिन बाकी जो है जिसमें कि टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। CaOCl2 किसका समान नाम है? नाम से स्पष्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का समान नाम है। बासिंग सोडा दिया है, तो बासिंग सोडा का तुम लोग जानते होंगे कि Na2CO3 होता है। बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर का आप लोग को पता होगा कि इसमें NaHCO3 होता है और प्लस इसके साथ टार्टरिक अम्ल लेते हैं, टार्टरिक एसिड लिया जाता है। और बेकिंग सोडा यहाँ पर दिया है। बेकिंग सोडा जो है यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि सिर्फ होगा NaHCO3। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होगी? तो आवर्त सारणी में जैसे कक्षा का संख्या समान होता है, जिसको हम लोग कोष बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई आवर्त लेते हैं,
मान लो कि यहाँ पर तीसरा आवर्त ले रहे हैं, तो आप ये जान रहे हैं कि मान लीजिए कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, और अगर यहाँ पर एक और इसका अगला एल्युमिनियम ले लें, तो इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है। इसको लिखेंगे तो 2 वाट 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 2 वाट 2 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे तो 2 वाट 3। इसमें भी 3 कक्षा है, इसमें भी 3 कक्षा है, इसमें भी 3 कक्षा है। अर्थात तीनों में अगर हम इस आवर्त का बात करें, जैसा कि तुम लोग आवर्त सारणी में देख रहे हो, अगर हम इस आवर्त का बात करें तो सभी में 3 ही कक्षा होगा, सोडियम से लेके आर्गन तक। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? तो ये किया गया है HIV के लिए। मतलब कि टेस्ट एंड ट्रीट नीति का मतलब है कि जल्दी से जल्दी उपचार शुरू हो, जिससे कि बीमारी का जो है और भी गलत प्रभाव शरीर पर ना पड़े। किसको मापने के लिए स्टैग्लोमीटर का प्रयोग किया जाता है? स्टैग्लैग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। जैसा कि तुम लोग जानता है कि सरफेस टेंशन जो होता है, उसका कारण किसी भी द्रव में लगने वाला ससंजक बल होता है। और कोई भी द्रव है तो आप लोग को पता होगा कि इसके अपने ही अणुओं के बीच ससंजक बल लगता है, और जिसके कारण बाह्य पृष्ठ पर तनाव उत्पन्न होता है। तो ससंजक बल के कारण बाह्य पृष्ठ पर जो तनाव उत्पन्न होता है, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं, जो कि फार्मूला होता है बल बटा लंबाई। तो इसको मापने के लिए स्टैग्लैग्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि अनुदैर्ध्य तरंगों में समानांतर होते हैं। जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि तरंग का जो दिशा होता है, वही दिशा कण के कंपन का भी होता है। अर्थात तरंग जिस तरह से बढ़ता है, हालांकि अनुदैर्ध्य तरंग आप लोग को पता होगा कि इस तरह से संपीड़न और विरलन, इस तरह से जो है अनुदैर्ध्य तरंग बढ़ता है। तो इसमें जो तरंग के कण होते हैं, दोनों का एक ही दिशा होता है। तुम लोग जानता होगा कि अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे अच्छा उदाहरण है ध्वनि। तो इसका आंसर होगा 4। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक नम और लचीली होती है? इसका आंसर होगा 1, चांदी। जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि चांदी सबसे ज्यादा लचीला होता है। वैसे तो इसमें सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन चाकू से काटना अलग बात हुआ, तार खींचना अलग बात हुआ। तार खींचा जा सकता है, इसका मतलब कि वो ज़्यादा डक्टाइल है, तन है, लेकिन सोडियम का वैसे तार नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, मुलायम जरूर है। आप ये समझिए, कहने का मतलब है कि चाकू से वो काटा जा सकता है, लेकिन तार खींचना पॉसिबल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? इसका होगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है निस्यंदन। तो निस्यंदन का मतलब आप किसी छन्ना पत्र के आर पार जो है अशुद्धियों को छानने के लिए उपयोग करते हैं छन्ना पत्र का। तो आप ये समझिए कि फिल्ट्रेशन उसको किया जाएगा। और इसमें वैसे मान लीजिए कि पृथकारी कीप दिया है, आसवन और क्रिस्टलीकरण, ये सभी अनेक चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग प्रोसेस में उसका प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक तत्व का आइसोटोप का द्रव्यमान संख्या 298 है और इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है। तो इस स्थिति में इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि अगर हम परमाणु संख्या निकालना चाहते हैं तो परमाणु संख्या को डिनोट करते हैं जेड से। और आपको ये पता होगा कि जैसे इसमें पूछ रहा है कि इतना न्यूट्रॉन है, तो जेड बराबर यहाँ पर ए माइनस एन कर देंगे, यानी द्रव्यमान संख्या जो है 298 और एन जो है न्यूट्रॉन का संख्या 196। जब इसको हम घटाएंगे तो 102 आएगा, अर्थात हमारा आंसर 2 होगा। अर्थात परमाणु संख्या 102। तो परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है। जैसा कि तुम लोग जानता होगा कि हम लोग के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। उसके विभिन्न घटक होते हैं और उससे विभिन्न बीमारियों का पता चलता है। उसमें विभिन्न चीज़ मौजूद होते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी अनुमान लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। इनमें कौन सी प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? प्रजनन। प्रजनन से आप लोग जानते होंगे कि जो जीव है उनका संख्या बरकरार रहता है, बरकरार क्या बढ़ भी जाता है। तो इसके वजह से जो है उन विलुप्त नहीं हो सकते हैं। तो प्रजनन सबसे बेहतर आंसर होगा, क्योंकि उनकी संख्या रहेगी तो वो लुप्त नहीं हो पाएंगे।
निम्न में जीवों में कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूंगा, स्पंज और हाइड्रा, ये तीनों में अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसको बोलते हैं मुकुलन। और एनेलिडा में जो प्रजनन होता है वो लैंगिक प्रजनन होता है। तो मुकुलन जो है एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें कि एक ही जीव से नए संतान उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर एनेलिडा में 2 जीव चाहिए, नर और मादा। तो इन दोनों के सहयोग से ही ऐसा प्रजनन एनेलिडा में संभव है। वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है आरोपित बल के विपरीत दिशा में। अर्थात मान लीजिए कि कोई वस्तु है यहाँ पर रखा हुआ और आप इस पर बल F लगाते हैं, तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में काम करेगा, सतह और वस्तु के तल के बीच काम करेगा। घर्षण बल का मान तुम जानता है कि A बराबर जो है म्यू mg होता है। तो घर्षण बल हमेशा बल के विपरीत लगेगा, जो आप बल लगाते हैं उसके विपरीत होगा। जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि प्रदूषण रहित है, यह खत्म होने वाला नहीं है। प्रदूषण रहित है, यह खत्म होने वाला नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है, इसमें सभी होगा। जल विद्युत तुम जानता है कि भारत में हम लोग के 1897 में सबसे पहले दार्जिलिंग में लगाया गया था। उसके बाद हालांकि सफल नहीं रहा था। 1902 में तुम लोग जानता होगा कि जो है कर्नाटक में लगाया गया था। आप लोग को पता होगा शिव समुद्रम जलप्रपात पर जो कोलार जो सोना का खान है, उसी को बिजली देने के लिए लगाया गया था। तो ये सफल रहा था। तो जल विद्युत में इस तरह का प्रदूषण नहीं होता है और वो बना भी रहेगा और इसका सही उपयोग माना जाएगा। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। हाँ, उपापचय, अपचय और शरीर में जितने भी भोजन पदार्थ या खाने की चीजें उसका परिवहन के लिए जल चाहिए। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें ए भी सही है और बी भी सही है, क्योंकि शुष्क स्थिति में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगर देखा जाए तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। बीजों के अंकुरण के लिए और भी चीजें चाहिए, खाली ये जल का उपस्थिति नहीं चाहिए, पर्याप्त तापमान और अन्य चीजें भी चाहिए उसके लिए। तो इसमें ए और दोनों तो सही है, लेकिन इस यहाँ पर व्याख्या सही नहीं है। ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संघनन होगा। अगर हम ठंडा करेंगे, अगर गैस है और ठंडा होकर अगर लिक्विड बन गया, तो इस स्थिति में जो है इसको देखा जाए तो ये होगा संघनन, जैसा कि बादल वगैरह इस प्रकार से बनता है। ऑन्कोजीन किसका कारण बन सकता है? कैंसर। वैसे कोई भी चीज हो सकते हैं। वैसे हम लोग के शरीर में जो भी जीन है, वो अगर हम किसी को ऑन्कोजीन का नाम दे दें, या वैसे तो वैसी बन चीजें जो कैंसर का कारण बन सकती है, तो उसको ऑन्कोजीन कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा 1। फिलोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो फिलोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भाषाओं का। हड्डियों का तो आप लोग को पता होगा कि ऑस्टियोलॉजी होता है, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। मांसपेशियों का करते हैं मायोलॉजी में। और वास्तुकला का तो ये आर्किटेक्चर होगा। हाँ, आर्किटेक्चर में इसका अध्ययन करेंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों के नाम अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि धमनी जो है हृदय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में ले जाता है। तो इसमें अगर यह रक्त को शरीर के सभी भागों में हृदय तक लाती, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती है। ये सही है देखा जाए तो। और यह रक्त को शरीर के सब भागों में हृदय तक लाती है। नहीं, ये काम तो शीरा का है, जिसमें कि तुम लोग जानता है क्या शुद्ध रक्त होता है। शीरा में शुद्ध रक्त होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। और यहाँ पर जो है धमनी जो है वो जिसमें कि ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, इस रक्त का रंग लाल होता है। यहाँ पर रंग में थोड़ा नीलापन आ जाता है। इसमें रक्त कम दाब के साथ बहता है। नहीं, धमनी में हाई प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर उसको आप कह सकते हैं, हाई बीपी होता है। यानी कि बीपी जो हम मापते हैं वो धमनी का आधार पर ही मापते हैं, जिससे कि एक्यूरेट जो है डाटा मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 1 होगा, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा भार पड़ता है, उसी तरह से धमनी को जो है रक्त को ढोने में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो हाई बीपी होगा। और शीरा जो है सीढ़ी से उतरने जैसा है, मतलब कि उसमें लो बीपी होगा। तो चलिए आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।